नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 3 थियोरेटिकल पेपर है और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं उनके सब्जेक्ट कोड हैं 811, 812 और 813। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, आप उनका भी अध्ययन कर रहे होंगे, किंतु हमारे इंस्टीट्यूट ने आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए इन्हीं सब्जेक्ट के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनको वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। 811 जो सब्जेक्ट कोड है और 812 जो सब्जेक्ट कोड है, उन दोनों की पूरी वीडियो सीरीज़ जो है हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल करके उसका लिंक मंगा सकते हैं। आपको लिंक भेज देंगे, उस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर जो 813 जो सब्जेक्ट कोड है उसके अब तक लगभग 9 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो 10वां चैप्टर है, और 10वां चैप्टर जो है वो 2 चीज़ों को विस्तारित रूप से समझाता है, जिसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। पहला जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा प्रजनन तंत्र, जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 10वां चैप्टर प्रतिरक्षा तंत्र एवं प्रजनन तंत्र की संरचना, क्रियाविधि और उसके ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो बाह्य जीवाणु, विषाणु और रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करता हुआ शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को इम्यूनिटी भी सिस्टम कहा जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी कहा जाता है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से लसिका ग्रंथियाँ और लसिका उत्तकों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लसिका ग्रंथियाँ प्रमुख रूप से आपकी इम्यूनिटी के कार्यभार को संभालने वाला तंत्र होता है, लसिका तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र मानव तथा किसी भी अन्य जीव के भीतर होने वाली उन जैविक क्रियाओं का समूह है जो पहले रोगाणुओं एवं अर्बुद कोशिका, अर्बुद यानी सिस्ट जो बनते हैं या फिर जो भी गांठें बन जाती हैं, उनकी पहचान करता है, फिर उसके आसपास में अपना घेरा बनाकर उनका भक्षण करके उन्हें नष्ट करके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखता है। यही प्रतिरक्षा तंत्र भी कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के प्रमुख अंग लिम्फ के बारे में। लिम्फ यानी लसिका। तो लसिका रक्त प्लाज्मा के समान स्वच्छ जल और द्रव पदार्थ होता है। जैसे हमारा प्लाज्मा होता है उसी प्रकार का एक स्वच्छ जलीय पदार्थ होता है, जिसे हम लसिका स्राव कहते हैं। इस द्रव में लसिका ग्रंथियों से उत्पन्न लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं लिम्फ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स का प्रमुख काम होता है रोगाणु और जीवाणुओं को भक्षित करना। तो लिम्फोसाइट संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करती हुई शरीर की सुरक्षा का कार्यभार संभालती है। लिम्फोसाइट के प्रमुख रूप से श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जो होती हैं ये हमारे लिम्फोसाइट्स के प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो जिनका कार्य शरीर में उपस्थित विषाणु, रोगाणुओं का भक्षण करना होता है। ये क्या करती हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे किसी रोग तत्व को पहचानती हैं, जैसे कोई विषाणु है या कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई ऐसा अर्बुद बना हुआ है, तो उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का घेरा बनाती हैं और फिर उस जीव का भक्षण करके उसे समूल नष्ट कर देती हैं। उससे एक प्रकार से युद्ध चलता है, और इसी युद्ध के दौरान कई बार आप देखा होगा कि जब आपको बुखार आता है या फिर ज्वर की उत्पत्ति होती है तो आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आपका शरीर गर्म हो जाता है। उसका मेन जो रीज़न होता है वो यही है, WBC जो होती है उन बुरी चीज़ों से लड़ रही होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इसीलिए ज्वर को मित्र माना जाता है, जो हमारे प्रमुख सिद्धांत है, जो पिछले चैप्टर 812 जो सब्जेक्ट कोड है उसमें आप पढ़े होंगे। तो उसमें जो बताया जाता है वो हमारे रोग जो है वो शत्रु नहीं मित्र होते हैं। कौन से? तीव्र रोग। तीव्र रोग में कौन कौन से आ गए? बुखार हो गए, उल्टी हो गई, दस्त हो गए। ये सारी बॉडी के वो मैकेनिज्म है जो शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो बुखार में जब तापमान बढ़ता है तो वो भी एक प्रकार से एक अच्छा संकेत होता है, पर उसमें भी कुछ सावधानी रखनी है, शुद्धि क्रियाओं का हमको पालन करना है। तो मानव शरीर के अंदर 3 प्रमुख लसिका तंत्रों का समावेश होता है। सबसे पहला जो है स्प्लीहा,
थाइमस ग्लैंड और टॉन्सिल्स। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूरे लसिका तंत्र का कार्यभार अपने कंधों पे उठाए रखती है। तो प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, इसको एक और शब्द कहा जाता है तिल्ली। ये जो तीन शब्द है इसके, तिल्ली, प्लीहा और स्प्लीन, इन तीनों में से जो भी आप जिससे परिचित हो, ये चीज़ जो वही है। प्लीहा के बारे में हम जानेंगे। प्लीहा स्प्लीन जो है वो एक लसिका अंग होता है जो डायफ्राम के नीचे, हमारा जो पेट का जो डायफ्राम है, जो हमारा अमाशय है, स्टमक, और हमारा जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो अग्नाशय ग्रंथि है, उसके साइड में है ना, पेट के पीछे की तरफ थोड़ा साइड में ये एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 200 ग्राम होता है और रंग जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। तो प्लीहा रक्त छानने का भी कार्य करती है, आपके ब्लड को शुद्ध करने का भी कार्य करती है। इसी अंग में भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं का भक्षण करती है। साथ ही मृत लाल कोशिकाएं भी यही रक्त से अलग कर दी जाती हैं। मृत लाल कोशिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन का चीर फाड़ करके उसमें से जो लोह तत्व है उसको पुनः उसमें से निकाल कर शरीर के बोन मैरो में पहुंचा दिया जाता है, ताकि नई ब्लड सेल्स रिपेयर हो सके या नई ब्लड सेल्स बन सके। फिर इसके साथ साथ में लाल रक्त कण और बिंबाणुओं का भंडारण भी स्प्लीन करता है। जो हमारी आरबीसी है वो, और हमारा बिंबाणु कहा जाता है प्लाज्मा को, इसका भंडारण भी प्लीहा में होता है। इसी कारण से स्प्लीन को, प्लीहा को ब्लड बैंक का भी नाम दिया गया है। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है। अगली जो ग्रंथि थी हमने देखी थी थाइमस ग्रंथि या फिर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हृदय के पास में, हमारे हार्ट के पास में साइड में एक अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, जो लिम्फोसाइट्स का भी निर्माण करती है। इस ग्रंथि का सीधा संबंध मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ होता है। तो इस ग्रंथि के क्रियाशील रहने पर आदमी की, जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती रहती है। जन्म से लेकर यौवन आरंभ तक इस ग्रंथि का आकार बढ़ता रहता है, किंतु युवावस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलने लगते हैं जो धीरे धीरे उम्र के ढलने के साथ साथ में इस ग्रंथि को निष्क्रिय करने लगते हैं, और फिर बाद में ये एक अवशेषीय अंग के रूप में पूरे शरीर में, हमारे शरीर में पड़ी रहती है पूरे जीवन पर्यंत। अगली जो ग्रंथि थी जो टॉन्सिल्स है, जो हमारे गले में दोनों साइड में पाए जाते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं, मतलब दो क्वांटिटी, एक इधर और एक इधर। मनुष्य के गले में एक जोड़ी दो टॉन्सिल्स होते हैं। जो मानव शरीर में टॉन्सिल्स प्रमुख प्रतिरक्षी अंग का वहन करते हैं। इसका प्रमुख जो काम है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में उपस्थित रोगाणु विषाणुओं को नष्ट करना है। प्राय यह व्यवहारिक दृष्टि में भी अनुभव किया जाता है कि विकृत आहार विहार, जो गलत खान पान है, या फिर मौसम के बदलाव के साथ में ही इसके अंदर एक विशेष प्रकार के सूजन महसूस की जाती है। तो ये जो सूजन क्यों होती हैं, क्योंकि इस समय ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि जब दो मौसम बदलते हैं, एक मौसम जा रहा होता है और एक नया मौसम आ रहा होता है, इस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो प्राकृतिक संतुलन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, बहुत सारे रोगाणु जीवाणु जो होते हैं ना, हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमारे टॉन्सिल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अक्सर हमें देखा होगा कि टॉन्सिल्स के अंदर थोड़ी सी सूजन आ जाती है, क्योंकि उसको अधिक कार्य करना पड़ता है। तो ये टॉन्सिल्स में सूजन के साथ में हल्की सी दर्द भी महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में ये टॉन्सिल का आकार जो होता है वो बढ़ सकता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा होता है। तो यही कारण होता है कि टॉन्सिल्स बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टॉन्सिल्स भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में। तो इस प्रकार हमने जाना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किस प्रकार से काम करती है। तीन प्रमुख ग्रंथियाँ हैं जिनमें से ये काम होता है। सबसे पहला है हमारे स्प्लीन, जिसको कहते हैं तिल्ली या प्लीहा। दूसरी जो ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड, जिसको थाइमस ग्रंथि भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो टॉन्सिल्स हैं, जो हमारे गले के दोनों तरफ होते हैं। तो ये तीनों जो मिलकर है ना, एक विशेष प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्रणाली बनाते हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अभी हम जो पढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है, प्रजनन तंत्र, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक व्यक्ति के नए जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में है। तो प्रत्येक प्राणी में अपने वंश की वृद्धि हेतु जनन क्षमता पाई जाती है, जिसके द्वारा प्राणी अपने समान प्राणी को उत्पन्न करने की सामर्थ्यता रखता है। तो जैसा व्यक्ति है उसी के प्रकार के एक और जीव को उत्पन्न करने की सामर्थ्यता जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण संभव हो पाती है। शास्त्रों में इस सृष्टि को मैथुनी सृष्टि कहा जाता है, अर्थात संसार में मैथुन क्रिया द्वारा जीव अपनी वंश वृद्धि करते हैं, और यह मैथुन क्रिया सभी सजीव प्राणीधारियों में पाई जाती है। मनुष्य में अपने समान गुण, धर्म और स्वभाव वाली संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे प्रजनन क्षमता कहा जाता है।
मानव शरीर का वह तंत्र जिसके अंतर्गत प्रजनन अंगों की संरचना कार्यों का वर्णन किया गया है वह प्रजनन तंत्र कहलाता है। मनुष्यों में महिलाओं एवं पुरुषों में जनन तंत्र की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। पुरुषों में 2 वृक्षण, 2 अधिवृक्षण, 2 शुक्रवाहिनियाँ, 2 वृक्षण रज्जु, फिर 2 शुक्राशय और 2 स्खलन नलियाँ पाई जाती हैं। साथ में 1 प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 काउपर और 1 शिश्न नामक उत्सर्ज्य अंग जो है हमारा प्रजनन अंग है वो पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार महिलाओं में जो है प्रजनन तंत्र के रूप में 2 डिंब ग्रंथियाँ, 2 गर्भाशय नलिका, 1 गर्भाशय और योनि नामक प्रजनन अंगों का समावेश होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर कौन से प्रजनन अंग पुरुष में पाए जाते हैं, कौन से महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो प्रजनन तंत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में जानेंगे कि मनुष्य में पुरुष एवं स्त्रियों के संयोग से प्रजनन क्रिया संपन्न होती है जिसके फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। मनुष्य में 280 दिन मतलब 40 सप्ताह का, जिसे 9 महीने भी कहा जाता है, का एक जो है गर्भकाल होता है। सर्वप्रथम स्त्री व पुरुष के संयोग से एक भ्रूण का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। इस भ्रूण की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हुई एक मानव शरीर का रूप ग्रहण करती हैं जो धीरे धीरे, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो भ्रूण है वो विकसित होकर उसके तीसरा जब महीना आता है, जब गर्भकाल का तीसरा जो महीना होता है उसमें उसके हृदय का विकास होता है और हृदय सक्रिय भी होने लग जाता है। ठीक उसके बाद में धीरे धीरे शरीर जो है वृद्धि प्राप्त हुआ 280 दिन यानी 9 महीने के अंदर परिपक्व हो जाता है और वो जिस प्रकार से पेड़ से एक पका हुआ फल स्वतः ही गिर जाता है उसी प्रकार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि 9 महीने परिपक्व होने के बाद में आपके गर्भ से संतान की उत्पत्ति हो पाती है। किंतु आजकल वर्तमान में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन शैली में बदलाव के कारण इन्हीं चीज़ों को, ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी उसको, और कई बार डॉक्टर के नासमझी या फिर व्यक्तियों के डर के कारण भी हमको ऑपरेशन वगैरह जो उन घटनाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, कई घटनाओं में बहुत आवश्यक होता है एक जीव को बचाने के लिए, माता और संतान को बचाने के लिए। किंतु इसमें भी हमें समझदारी पूर्वक ये रखना है कि जब भी आपका गर्भकाल हो उसमें एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं, स्वस्थ भोजन का पालन करें और क्रियाशील रहे, काम करते रहें। पूरी तरह से बेड रेस्ट रहना भी एक प्रकार से हमारे शरीर को जकड़न पैदा करता है। तो मांसपेशियों में उसका जो यूज़ है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इसके लिए बहुत विशेष प्रकार के योगाचार्य जो है उनके देख रेख में हल्के फुल्के जो है आवश्यक योगा का जो प्रयास है वो करता रहना है, अब योगा का अभ्यास करते रहना है। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र और प्रजनन तंत्र पर योग का प्रभाव क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि स्वस्थ शरीर की जो सकारात्मक अवस्था है जिसमें शरीर के सभी अंग प्रत्यंग और तंत्र अपने सामान्य कार्यों को सामान्य रूप से संपादित करते रहते हैं और बाहरी वातावरण के साथ में मनुष्य का तालमेल सुव्यवस्थित बना रहता है। और इसी अवस्था को मानव के स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, जो WHO है वो कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात इसका मतलब है कि स्वास्थ्य वही है कि जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक संतुलन बनाए रखता है, ना कि रोगों की या फिर अस्वस्थता की स्थिति। कि रोग और अस्वस्थता उत्पन्न होना ही आपके स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी संतुलित और स्वस्थ होना जरूरी है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्तमान काल में अनियमित जीवनचर्या, खान पान और चारों तरफ से बढ़ता हुआ प्रदूषण और हमारे जीवन शैली में जो तनाव युक्त एक जीवन शैली उत्पन्न हुई है उसके कारण से बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पर और साथ ही साथ में हमारे प्रजनन तंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं कि आजकल इम्यूनिटी से रिलेटेड कंडीशंस बहुत डेवलप होती हैं। आज बहुत सारे लोग हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की जो गड़बड़ के कारण बहुत सारे रोग होने लगे हैं और साथ ही साथ में प्रजनन तंत्र इतना डिस्टर्ब हो गया है कि कई लोगों के अंदर जो प्रजनन क्षमता है वही ख़त्म हो गई है या फिर बहुत डिले हो जाती है। तो यौगिक क्रियाओं से इसके ऊपर काबू पाया जाता है काफ़ी। उससे आपका पथ्य आहार जो है, आपका खान पान वगैरह है, उसको आपको संतुलित करना है। अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग जो यम और नियम है, जैसे 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी प्रकार से उसमें से जो प्रथम है यम और नियम जिसके 5-5 अंग हैं, उनके पालन करने से आपके मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है और आत्मबल भी बढ़ता है।
जिसका सकारात्मक प्रभाव जो है प्रतिरक्षा तंत्र पे पड़ता है और प्रजनन तंत्र पे भी पड़ता है। और नकारात्मक भाव जैसे असत्य बोलना, फिर चोरी करना, हिंसा करना, लोगों की चीज़ों को हड़पने का मनन चिंतन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर नियंत्रण पाया जाता है और आप धीरे धीरे अपने शरीर को और बेहतर और स्वस्थ कर पाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों हमने जाना कि कैसे प्रतिरक्षा तंत्र और प्रजनन तंत्र जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो किस तरीके से कार्य करता है और उसकी संरचनाएं क्या है। अभी जो अगला जो चैप्टर होगा वो शायद आखिरी चैप्टर होगा, 11वां चैप्टर है, जिसके हम अंदर तंत्रिका तंत्र, हमारे जो प्रमुख तंत्र है, हमारे शरीर का सारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो सब उसके अंदर आता है। इसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र को। इसकी संरचना कैसी है, क्रियाविधि कैसी है और उसके ऊपर योग का कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अगला चैप्टर हम अध्ययन करेंगे। तो जब तक अगला वीडियो आता है तब तक आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएं। धन्यवाद।